हेलो बच्चा पार्टी में जितेंद्र के आर शुक्ला। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पहले सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो अभी इसका पार्ट 1 है, जिसमें सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि हमें इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, और इसमें जेई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चैप्टर के किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है। कभी वो एसएसएन रीजन के फॉर्म में होगा, तो कभी न्यूमेरिकल के फॉर्म में होगा। तो इसलिए हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, उसको बनाने का पर्पस क्या है। उसको बनाने का पर्पस है कि हमें जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ईमेल भेजना है, वीडियो भेजना है, ऑडियो भेजना है, इमेजेस भेजनी है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने की जरूरत पड़ती है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम बनाते हैं, जो इमेजेस भेजते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है। तो करंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन डिवाइसेस को बनाने के लिए। अब हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हमें भेजनी है, तो ये जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट करंट की जरूरत पड़ेगी। अब जब करंट का नंबर आता है, तो करंट रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज फ्लो के लिए। जैसा कि पीछे आप पढ़ चुके होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी करंट, हमें किसी भी सिस्टम में अगर करंट फ्लो करानी है, जिसकी वजह से हमें इमेजेस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें चार्ज को कंट्रोल करना होगा। अब चार्ज को कंट्रोल हम करेंगे कैसे। कंडक्टर, इंसुलेटर और बीच का जो कड़ी है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पढ़ने का जो बेसिक फंडा है, जिनमें हम चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं, चार्ज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ, जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है थोड़ा सा, कि जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे एक कंडक्टर माना था, जिसमें लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई, और इस बैटरी के से जब हमने इसको कनेक्ट किया था, तो जैसे इसको प्लस माइनस हम लोग मान गए। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ये बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यह माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, तो करंट जाहिर सी बात है प्लस से माइनस की तरफ आई। यहाँ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, बस कुछ बेसिक बता रहा हूँ जिनका यूज हमें इसमें करना है। तो इस जगह पे मैंने ये हम लोगों ने माना था कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज एन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। जिसको काउंट तो नहीं किया जा सकता, बट एक आइडिया है कि कंडक्टर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, आई इक्वल एन ई ए वी डी, जिसमें हम लोगों ने आई को करें एन, जैसा मैंने बोला, ई यहाँ पर क्वांटा है जो एक मिनिमम चार्ज होता है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर हमें ड्रिफ्टिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इस फॉर्मूले के बारे में जानना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं ना, यू प्लस ए पी, डायनामिटिक्स, इसके बेस पर हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी कंडक्टर में, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, तो उनका एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हम जीरो लेते थे। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, और जो इस बैटरी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप किया है, उस फील्ड का वैल्यू, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टी। तो यहाँ से हमें एक वेलोसिटी मिलती है ई ई बाई एम इंटू ए। अब यहाँ पर ये मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया हुआ। अगर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो एक एवरेज वैल्यू हम लोग वहां पे सॉल्व किए थे, जिसमें जो एवरेज वेलोसिटी आती है चार्ज कैरियर की ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, उसको लिखा था स्मॉल ई, यानी ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक आया था टॉ। अब ये टॉ क्या था। जब आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे यहाँ B1 B2 B3 B4 B5 सॉल्व करके सबको ऐड करेंगे, तो एक एवरेज फाइनल वेलोसिटी आती है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। उन सबका जब हम एवरेज निकालते हैं, तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो आती है, जो मैंने अभी बोला। और एक आता है यहाँ पर टाइम का, जिसको हम लोग बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो कंजिक्यूटिव
टक्कर्स के बीच का एवरेज टाइम, जब दो टक्कर होते हैं उनके बीच का एवरेज। तो करंट में अभी ज्यादा नहीं जाना है, मुझे बस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करनी है। टी ई ये टी होता है। दूसरा हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डीवी बाई डी आर माइनस साइन के साथ, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कंडक्टर का लेंथ है, तो ई का वैल्यू होगा बी बाई एल। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले में वापस आऊं, जैसे कि ये आई है, ये एन ई ए, अब बी डी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ई बाई एन और टो, यहाँ पर मैंने ई को नहीं लिखा, अब मैं ई को आगे लिखूंगा बी बाई एल। ओके। अब क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको जब इस करंट आई से आप डिवाइड करोगे तो v अपॉन आई आएगा, इस साइड ले जाओ तो ये एम एल इधर चले जाएंगे, ई से ई का मल्टीप्लाई होगा, एन ई स्क्वायर ए और साथ में टॉ। ओम्स ने इसको रेजिस्टेंस बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस आई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मेरा टारगेट करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आर इक्वल एम बाई एन ई स्क्वायर ए और टॉ एल, ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये कंडक्टर की बात हो रही है। कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस डिफाइन हुआ उसमें एल, देखिए ये एक लेंथ है कंडक्टर की, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। बाकी जो चीजें हैं जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज का स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन पर ये कांस्टेंट है। यानी अगर हम फिजिकल और केमिकल स्टेट को कांस्टेंट रखें तो लेंथ भी नहीं बदलेगा, एरिया भी ना बदले, टेम्परेचर भी चेंज ना करें, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको हमें लिखा गया था ऐसे, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई स्क्वायर और टॉ, और अलग से लिख दो एल बाई ए। ये है किसी भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है, जिसको लिखा गया था रो के साथ। इस रो को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये है रजिस्टिविटी। मैंने इसलिए थोड़ा कनेक्ट कर दिया कि कुछ बच्चों ने हो सकता है करंट अभी ना पढ़ा हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। रजिस्टिविटी के बाद अब यहाँ से एक छोटी सी समरी लेने के बाद अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर सिर्फ मैं ये समझा पाया हूँ कि ये कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, जिससे ओम्स ने इस तरीके से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया। और इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को बनाने से, देखिए, जब हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स ने बनाया उसके बाद की चीजों को हमें यूज करना है। ये देखिए, अब ये जो रेजिस्टिविटी आपके पास आई है जिसका वैल्यू है एम बाई एन ई स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं कंडक्टिव। ये है कंडक्टिव। रेजिस्टिविटी करंट को चलने से रजिस्ट करती है जितनी, और कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसमें उतना ही ज्यादा करंट कंडक्ट होगा। तो अब इस रजिस्टिविटी में आप देख सकते हो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चार्ज कैरियर बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो इससे हमें ये देखा कि कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते तो टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये हमारा कंडक्टर का प्रॉपर्टी था। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे सेमी कंडक्टर की बात करूं, सेमी कंडक्टर क्या है? ये वो चीज है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो बात करनी है सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पर। तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ अब यहाँ पर देखो कि जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर है, इसको हम लोग वन बाय वन करेंगे। जैसे पहले करेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। अब हमारे दिमाग में एक चीज आ गई है कि जो रेजिस्टिविटी है अगर ये ज्यादा है तो करंट कंडक्ट कम होगा, लेकिन कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो करंट का कंडक्शन ज्यादा होगा। और हमारा टारगेट है करंट को कंट्रोल करना। तो जो नेचर में देखा गया कि जो मेटल्स होते हैं
उन मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को लेके, तो सबसे पहले मैं यहाँ रेजिस्टिविटी की बात कर देता हूँ और यहाँ पे कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो मेटल की है वो 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻8 ओम मीटर, ये। अब देखो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी कम, 10⁻⁻2 को आप समझ सकते हैं 10 पर कितने जीरो। और जो इंसुलेटर का होता है वो देखिए इसका है 10⁻11 से लेकर 10⁻, ये रेंज थोड़ा सा आइडिया रखना, 10⁻19 ओम और मीटर तक। इसी टाइप से अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें सेमी कंडक्टर की, तो देखिए 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻+6 तक है। यहाँ पर अगर एक नजर डालो तो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी करंट को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा, 10⁻11 से 19, ये देखिए माइनस में है। लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर पर जाते हैं तो ये देखिए -5 से 6, यानी इंसुलेटर से इसकी रेजिस्टिविटी कम है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा है। तो इससे ये सेमीकंडक्टर का एक प्रॉपर्टी निकल कर, अगर कंडक्टिविटी को डेटाबेस पे बात करें तो मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है 10⁻2 से लेकर 10⁻8 साइमन पर मीटर। अब ये साइमन यूनिट आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो -11 से 10⁻⁻19 साइमन मीटर। देखना यहाँ से एक आइडिया दिमाग में आएगा। और अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो 10⁻5 से 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोनों में फिर वही देखो, इंसुलेटर में जो कंडक्टिविटी है वो कैसी है, बहुत कम है, 1, यानी आइडिया अगर लें तो 1/10 पर 19 जीरो रखें, इतनी कम। और इस पर देखिए 1/, नहीं, डायरेक्ट 10 पर 8 जीरो रखें, इतनी ज्यादा। और इस पर देखिए 10 पर 5 जीरो से लेके, और ये दोनों बीच में आ जाते हैं। इस तरीके से हमें ये आइडिया लग गया कि हमें करंट को अगर कंट्रोल करने का है तो उस चीज को पकड़ो जिसमें थोड़ा सा कम और ज्यादा का मिक्सचर हो, यानी सेमीकंडक्टर। अब इसमें कुछ हमने और भी आगे इसमें क्लासिफिकेशन कभी कभी जेई मेंस वाले पूछ लेते हैं, थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन एक टाइप का और भी है, देखते हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर के टाइप्स में अगर ऑप्शंस कोई फॉर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि जैसे सेमीकंडक्टर में हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, यहाँ पे एल छूट गया, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में जनरली जो हम यूज करेंगे या स्टडी करेंगे उसमें नंबर 1 पर होगा सिलिकॉन और नंबर 2 होगा जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर है, जैसा कि पीछे आइडिया हो ही गया। अब सेमीकंडक्टर का एक क्लासिफिकेशन और है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कभी कभी ये देखा गया है कि ऑप्शन में ये पूछ लेते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब ये देखिए मेमोरी वाली चीजें हैं, तो ये 1-2 बार पढ़ोगे, मेरे साथ लिखोगे, लिख के अगर पढ़ोगे तो अपने आप एक बार पढ़ने से याद हो जाते हैं। कैटेगरी कौन सी है, इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में अच्छे से जानते हो, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब मैं साथ में लिखूंगा, आप भी लिखो तो ये याद हो जाएंगे। जैसे इनऑर्गेनिक में कौन है, ये आपने पढ़ा होगा CDS, और ये गैलियम आर्सेनाइड सुना होगा, GaAs। और जैसे एक और होगा CdSe, और इंडियम फास्फाइड भी सुना होगा, INPXI। जनरली मैंने देखा है कि जब भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात होती है तो ओनली ये 3 में से कोई एक ऑप्शन में लिखा रहता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह बहुत सारे एलिमेंट नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है, CDS, JS और CDSC, और ये है इंडियम फास्फाइड टाइप। 3 में से कोई एक ऑप्शन लिखा होगा, इजी चीज है, छोड़ना नहीं है इसको। अब ऑर्गेनिक में जैसे आता है, ऑर्गेनिक में नाम थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो लिखो इसको साथ में। जैसे एक है एंथ्रासीन, नंबर 2 में ये डोप, एक वर्ड अभी यूज करेंगे जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं तो डोपिंग और डोप कैसे बोलते हैं। तो जैसे अगला है डोप, यानी जिसमें इम्प्योरिटी मिली हुई हो, डोप।
और ये आपने सुना होगा एथालोसी ए एस। अब ये इसमें से नाम अगर पढ़ने में आएगा पैथालोसाइनेस एक्सेट्रा करके छोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी अक्सर ऑप्शन में आते हैं, ज्यादा नहीं, 3 ही पढ़ने हैं आपको। जैसे पहला होता है पी ओ एल बाई पी बाई और आर ओ एल ई, पॉलीपायरो। अब ये केमिस्ट्री के बड़े अजीब अजीब नाम है, आप लोग तो ऑर्गेनिक में पढ़ते रहते हो, तो यहाँ लिखने से ही हो जाएगा। अब जैसे अगला है पॉली एनिलाइन, पॉली एनालाइन। इसके बाद एक और है इसमें थर्ड नंबर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली आयोडीन। मैंने ये सामने लिख के स्लो स्लो क्यों बताई? जैसे पहला बताया पॉलीपायरोल, इसमें बोला पॉली एनालाइन, पॉलीथायोफीन। इनका प्रोनाउंसिएशन केमिस्ट्री वाले बच्चे आप लोग ज्यादा अच्छे से करोगे, मुझे तो बस ये लिखे हुए नाम पता है। अब आप पूछोगे कि पॉलीथायोफीन ये सब क्या है, तो आप ऑर्गेनिक में ही पढ़ोगे, मैं तो नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये जो मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन एलिमेंट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, तो हम पहचान जाएंगे। पॉली लिखा है तो अपने आप लग रहा है पॉलीमर्स है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये जनरली हमें इतने बस एक बार हमारी नजर में आने चाहिए। इसमें एक बात मैं और बोलूंगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में 1990 के बाद कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की तरह यूज किए गए। जैसे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का जो यूज हुआ डिवाइस बनाने में, या जो हम लोग कभी कभी, मैंने एक बार देखा था कि 1990 के बाद कौन से सेमीकंडक्टर्स यूज किए गए, तो उसका आंसर था ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर यूज किए। ये एक छोटा सा पार्ट था। अभी अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक ये बता रहा था कि जब सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो स्टार्ट कैसे होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में रखेंगे और अगले पार्ट्स में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। फिर पीएन जंक्शन, ऐसे ही सिस्टम से चलता जाएगा। तो थैंक यू।